तो ये स्लाइड नजर आ रही है, एग्जाम्पल 3.6। यस सर। ओके, अच्छा, सो बिफोर वी स्टार्ट, एक अनाउंसमेंट आप लोगों को ये करनी थी कि आप लोगों के मिड टर्म्स हैं वो एज पर शेड्यूल 26 अप्रैल से ही स्टार्ट हो रहे हैं और ऑन कैंपस होंगे। सो ऑनलाइन कोई एग्जाम नहीं होगा, ऑन कैंपस ही होंगे और 26 से ही स्टार्ट होंगे। सो 8 हफ्ते की टीचिंग के बाद ये हमारा 6th वीक है, तो 7th और 8th अगले 2 हफ्ते टीचिंग वीक्स हैं और उसके बाद आपका मिड टर्म। तो आप तैयारी उसी तरह से करें क्योंकि ऑनलाइन कुछ भी नहीं होना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो लोग इस वक्त नॉन सीरियस हैं कि ऑनलाइन होगा, तो वो ऑनलाइन नहीं है, फिजिकल एग्जाम। यूनिवर्सिटी तो बंद है, यूनिवर्सिटी जी बंद है, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है और उसमें एग्जाम से रिलेटेड नहीं है कि वो एग्जाम आप नहीं ले सकते। तो बहरहाल फिलहाल ये था, मैंने आपको कहा मैं आपको बता दूं, अगर इसके अंदर कोई चेंज होगा तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर से अगर कोई चीज समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यार ये अपना माइक का म्यूट कर दें, शोर हो रहा है बहुत। ओके, अच्छा, सो लास्ट टाइम हमने एंड किया था कि इफ वी हैव टू सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन जिसमें कोई मिड टर्म, कोई जो लिटरल है, जो कोई वेरिएबल है जो मिसिंग है, तो उसमें वंस आपने किस तरह से डालनी है। तो ये पे मैंने क्लियर किया था कि ये जिस तरह से ए बार बी बार सी बार है, तो इसमें डी मिसिंग है, तो आप 2 मिड टर्म्स बनाएंगे, एक में इसके साथ डी लगाएंगे और एक में डी बार लगाएंगे। तो देयर विल बी 2 मिड टर्म्स, डी एंड डी बार, और वो जहां जहां वन होगा वहां वहां पे आप उसको बंद कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो मिसिंग है बी सी डी, इसमें ए मिसिंग है, तो इसकी 2 टर्म्स बनेंगी, ए बार बी बार सी डी बार, और ए बी बार सी और डी बार। यहाँ पे आपके पास सारी मिड टर्म्स हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे ए ही वन लगेगा, जो जहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे डी मिसिंग है तो डी की दोनों ये डालने के बाद, यार माइक म्यूट करें प्लीज, नहीं म्यूट हुआ। कौन स्टूडेंट है? ओके, अच्छा, तो उसके बाद आप इनके वंस बनाएंगे और वंस बनाने के बाद आप इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये चीज पूरी इक्वेशन बन जाएगी। तो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? किसी को ये क्लियर ना हुआ हो तो पूछ सकते हैं। सर ये जो ए बी बार और सी बार है, तो दोबारा जब हम इसमें डी बार के साथ करेंगे और डी के साथ, तो अलग अलग टर्म्स लिखेंगे हम। जाहिर है अलग टर्म्स होंगी, लिखें या ना लिखें ये तो आपकी मर्जी है। वन आपने 2 डालने होंगे, 2 जगह वन डालेंगे, 2 टर्म्स बन जाएंगी। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। ओके, अच्छा, नाउ आगे हम चलते हैं। आज एक चीज होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइम इम्प्लिकेंट। इसको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं करेंगे अपने इस कोर्स के अंदर, लेकिन चूंकि ये बुक में भी इस पे पूरा सेक्शन है, तो इसलिए मैं आपको ये वैसे समझा देता हूँ कि ये होता क्या है प्राइम इम्प्लिकेंट। सो प्राइम इम्प्लिकेंट होता है अ प्रोडक्ट टर्म ऑब्टेन्ड by combining the maximum possible number of adjacent squares। यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वंस को कंबाइन करके जो मिड आपके पास आती है ना मिड टर्म, वो उस मिड टर्म को हम लोग कहते हैं प्राइम इम्प्लिकेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 4 वंस अगर आप कंबाइन करते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कंबाइन हो सकते हैं, तो वो आपका प्राइम इम्प्लिकेंट है।
इस फिगर के अंदर दो जगह ऐसी हैं जहां पे आपके वंस कंबाइन हो सकते हैं, यहाँ पे भी 4 वंस कंबाइन हो सकते हैं, तो ये भी आपका प्राइम इम्प्लीकेंट है, और ये 4 वंस भी हो सकते हैं। कहीं पे अगर 8 वंस कंबाइन होते हैं मसलन किसी तरह से, तो वो 8 वंस को कंबाइन करके जो टर्म आती है उसको हम लोग प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। क्या चीज? सर आपने लास्ट टाइम कुछ बताया था कि 6 नहीं हो सकता ये कंबाइन, हाँ नहीं जी कंबाइन, बिल्कुल, वो बात रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा था कि जो वंस आप कंबाइन करते हैं ना, तो वंस आप कंबाइन कर सकते हैं 2, 4, 8 और 16, बट यू कैन नॉट कंबाइन 6 वंस और 3 वंस और 5 वंस। ओके सर। ओके, अच्छा आगे हम चलते हैं 5 वेरिएबल मैप के ऊपर। ना 5 वेरिएबल मैप जो है वो थोड़ा सा ये तो नहीं कह सकते कि कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बड़ा मसला हो जाता है, कर ही सकते हैं आप, लेकिन ये है कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में मैं आपको 5 वेरिएबल मैप नहीं दूंगा, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करना जो है वो काफी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन हम इसको फिर भी समझते हैं और देखते हैं कि 5 वेरिएबल्स के साथ हम लोग किस तरह से के मैप बनाते हैं और उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 5 वेरिएबल मैप्स में आप 2 4 वेरिएबल मैप्स बनाएंगे। ये जो 2 खाने आपको नजर आ रहे हैं लेफ्ट और राइट, ये 2 वेरिएबल मैप, 2 आप 4 वेरिएबल मैप्स बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह जैसा यहाँ पे आपने कर दिया DE, यहाँ पे आपने कर दिया BC, इसी तरह से ये भी आपने कर दिया DE और BC, और इनकी वैल्यूज आपने उसी तरह चलाई 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे भी वही चला दी, ठीक है। और इस पूरे ये जो आपका लेफ्ट वाला पूरा कार्ट ऑफ मैप है, इसके अंदर आप ए की वैल्यू को 0 सेट करते हैं। तो हर मिन टर्म जो इस लेफ्ट वाले आपके स्क्वायर के अंदर होगी, उसके अंदर ए की वैल्यू विल ऑलवेज बी 0। और ये जो आपका लेफ्ट साइड राइट साइड के ऊपर जो आपका बॉक्स बनेगा, इसके अंदर ए की हमेशा आप वैल्यू रखेंगे 1, ठीक है। और मिन टर्म्स, तो यहाँ तो वही मिन टर्म्स आएंगी 0 1 3 2 15 तक, और फिर 16 से यहाँ पे स्टार्ट होंगी 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 29 30 31। सो ऑर्डर उसी तरह से होगा, ठीक है। तो ये आपके 2 स्क्वायर्स बन जाएंगे, क्योंकि जब आपके 5 वेरिएबल्स होते हैं तो 2 रेज टू पावर 5 अगर हम करते हैं 5, तो दैट इज इक्वल टू कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं 2 रेज टू पावर 5 के? 32। सो यू नीड 32 मिन टर्म्स, तो 32 मिन टर्म्स का ये नक्शा। अच्छा, अब उसके बाद आपने इनमें वंस उसी तरह डालने हैं जिस तरह से कि आप 4 वेरिएबल के अंदर वंस डालते हैं, लेकिन जब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है तो एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो स्क्वायर्स दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर है। दैट मीन्स के जो स्क्वायर है ना आपका, लेट्स से 1, ठीक है, दिस इज आल्सो एडजेसेंट टू स्क्वायर नंबर 17, क्योंकि अगर आप इसको इसके ऊपर लेके आ जाएं तो फिर ये वाली जो 1 है वो 17 के एडजेसेंट है, 5 जो है वो 21 के एडजेसेंट है, एंड सो ऑन। 10 जो है वो 26 के एडजेसेंट है। सो इसको हम लोग विजुअलाइज इस तरह से करेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये डायग्राम अगर आप देखें तो आपने इस तरह से विजुअलाइज करना है कि ये ऊपर वाला जो स्क्वायर है इज इक्वल टू 0, ये एग्जैक्टली नीचे इसके नीचे है इज इक्वल टू 1, और एडजेसेंट जो है वो इसके अपने भी 1 हो सकते हैं और दोनों स्क्वायर्स में आपस में भी 1 हो सकते हैं। वो आपने देखना है कि वो कौन सा 1 किसके एडजेसेंट है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? फिर हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको फर्दर सर ये इसके एडजस्टमेंट वाली बात दोबारा रिपीट कीजिएगा, इसको कैसे देखना? ये इसको इसके ऊपर रखना है, इस स्क्वायर को इसके ऊपर आप रखें और फिर देखें कौन से खाने किसके ऊपर आते हैं। जो खाने जिसके ऊपर आते हैं वो खाने एडजेसेंट है, ठीक है। बस जब मैं इस स्क्वायर को a इक्वल टू 1 वाले स्क्वायर को इस पे रखता हूं तो 20 किसके ऊपर आएगा? 4 पे आएगा जी, तो 20 और 4 एडजेसेंट है।
ठीक है सर। ठीक है, अच्छा। तो ऑलराइट, सो व्हाट वी डू इज, ये हमने दो मैप्स बना लिए। ये 5 वेरिएबल का एक आपके पास टर्म, जिसमें मिन टर्म्स हैं 0, 2, 4, 6, 9, 13, 21, 23, 25, 29, 31, और इन मिन टर्म्स के करस्पॉन्डिंग उसने यहाँ पे वंस डाल दिए। तो एज एन एक्सरसाइज सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आप सारे स्टूडेंट्स जो है कॉपी पेंसिल निकालें और ये जो वंस हैं ये डालें, इन मिन टर्म्स को देखें और देखें इन स्क्वायर्स में वंस आते कहाँ कहाँ है। ये इसने डाले हुए हैं बट वेरीफाई कि ये गलत है या सही है। सारे स्टूडेंट्स ये करें, 3 minutes put ones in the corresponding squares. जी सारे स्टूडेंट्स करें, इन मिन टर्म्स के करस्पॉन्डिंग वंस डालें। एक्सक्यूज मी सर, जी सर मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए हैं तो वो ज़रा चेक करके बता दीजिएगा, उनका मेथड ठीक है ना क्वेश्चन से? किस चीज पे सेंड किया आपने? आपको इधर MS टीम पे ही चैट में सेंड किए हैं। अच्छा चले, वो मैं फिर क्लास के बाद देखूंगा। ओके। वहाँ एक अनाउंसमेंट ये थी कि मैंने आपकी असाइनमेंट 1 ग्रेड कर दी थी और आपको वो कमेंट सेक्शन के अंदर उसके मार्क्स आ गए होंगे। असाइनमेंट नंबर 2 मैंने अपलोड कर दी है। असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोडेड है और उसकी ड्यू डेट जो है वो है 14th of April। तो 14th April तक आपने असाइनमेंट नंबर 2 सबमिट करनी है। जी वंस डाल लिया आप लोगों ने? लगता नहीं डाले, किसी का कोई जवाब नहीं आया। एक्सक्यूज मी सर। जी सर फर्स्ट टेबल में ए यूज नहीं होगा बट आंसर में ए है तो इसका ना 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 यूज नहीं, किसने आपको कहा यूज नहीं होगा? ए की वैल्यू 0 रहेगी इस टेबल के अंदर, तो बिल्कुल यूज होगा। एंटायर टेबल में जीरो रहेगी। जी इंटायर टेबल में 0 रहेगी, तो ए बार रहेगा हमेशा, और इस पूरे टेबल में ए की वैल्यू 1 रहेगी।
ठीक है जी, सब लोगों ने डाल दिए वंस? ओ भाई, या हाँ या ना ही किसी चीज में तो जवाब दें। सारे लोगों के ऊपर फर्ज है कि वो जवाब तो देना। चलिए, आप कर क्या रहे हैं आप लोग इसमें बैठ के? यस सर, यस सर। सर वंस डाल लिए, आगे क्वेश्चन समझ नहीं आ। हाँ, अब इक्वेशन को समझते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट दीज 4 वंस। ये चारों एडजेसेंट है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? पहली बात तो ये कि इसकी इक्वेशन में ए तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इस पूरे खानों में सब में ए पाया, तो ए आ जाएगा और आएगा। यहां से आ जाएगा सी, ए सी, और यहां से आ जाएगा ई, क्योंकि ई दोनों में बन है। सो ये इस चारों को कंबाइन करने की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए सी ई। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक है, अच्छा, ओके। फिर हम इन चारों को देख लेते हैं। लेट्स लुक एट 4। तो इन चारों को जब हम कंबाइन करते हैं तो इसमें ए तो आएगा ही आएगा, सो इट विल बी ए बार और बी बार और ई बार, ये वाली टर्म ये हमने इधर से कर ली थी, ए सी, ए बार बी बार ई बार। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब रह गए आपके पास ये 1 2 और ये दोनों वन जो हैं ये इन वंस के साथ एडजेसेंट है। सो हम इन 4 वंस को कंबाइन करते हैं। अब जब हम इन 4 वंस को कंबाइन करते हैं तो क्या टर्म आती है वो बताएं। अक्रॉस 2 स्क्वायर्स अब कंबाइन कर रहे हैं। पहली चीज, इन दोनों में ए चेंज हो रहा है, सो इसका मतलब ए एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, बाकी ए खत्म हो जाएगा, बाकी क्या रह गया? इस साइड पे बी चेंज हो सर रहा है। डी बी बार तो नहीं और चेंज हो रहा, हाँ, बी डी बार ई है। बी डी बार, एग्जैक्ट। ये इस तरह से आप वंस को कंबाइन करेंगे दोनों स्क्वायर्स में। ठीक है जी, सारे लोगों को क्लियर हो गया? यस सर। ओके, ग्रेट। अच्छा, तो अब हम अगला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आज 3.5 है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो चीज की है ना वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि हमारी जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म के अंदर होती है, इट्स अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स हैं आपके, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो दूसरी फॉर्म हमारे पास है वो है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म इस फॉर्म के अंदर होती है कि आपके अंदर ब्रैकेट्स के सम हुआ हुआ होता है और फिर ये प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर होता है, यानी कि बाहर एंड होता है और अंदर और हुआ हुआ होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं हमारी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब इशू क्या है? वो ये कहता है कि मसलन एक इस तरह का सिनेरियो आ सकता है कि आपको एक बुलियन फंक्शन गिवन हो, जैसा से ये f इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म के अंदर है,
0 1 2 5 8 9 10, वो कहता है कि जी इसको सिंप्लीफाई करें इनटू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हमने सीख लिया हुआ है। हमें पता है कि हम जहाँ जहाँ ये होंगी हम 1 डालेंगे, 1 को हम कंबाइन करेंगे, 1 को कंबाइन करके जो मिन टर्म्स बनेंगी वो हमारी बन जाएंगी। अच्छा, तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म तो हम आसानी से कर लेंगे। बी पार्ट में वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, यानी कि इसको अब इस फॉर्म के अंदर रीड करें, इस तरह की किसी फॉर्म के अंदर लेके आए, तो वो आप किस तरह करेंगे। अच्छा, उसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले जो आपको इक्वेशन गिवन है ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, इनमें जिन जिन मिन टर्म्स के ऊपर ये फंक्शन बना है वो उनको आप बंद कर देंगे। सो बिल्कुल जिस तरह से आप करते हैं कि ये 1 2 पे भी 1 है, यहाँ पे आपने सारे अपने वंस डाल दिए जहां जहां ये फंक्शन बनता है। अच्छा, इन वंस को आप कंबाइन कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आ जाएगा, वो उसने किया है, और वो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म उसका ये आ गया। अच्छा, उसके बाद जब आपने प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म लिखना है तो आप ये करें कि आप ये फंक्शन जहां जहां 1 नहीं है वहां पे ये 0 है, तो आप वहां 0 डाल दें। जहां जहां फंक्शन जहां तो 1 है उनको तो 1 ही रहने दें, जो आपके खाली खाने थे उन सब के अंदर आप 0 डाल दें, ठीक है, मैक्स टर्म्स के लिए। और उसके बाद उन जीरोस को कंबाइन कर लें, बिल्कुल जैसा मिन टर्म्स को आप वंस को कंबाइन करते हैं उसी तरह से जीरोस को कंबाइन करके इक्वेशन बना दें। तो यहाँ पे उसने इन 4 जीरोस को कंबाइन किया है, ठीक है, उसके बाद इन 4 जीरोस को कंबाइन कर दिया है, और फिर इन 4 जीरोस को उसने कंबाइन किया, ठीक है। और उनको जब उसने कंबाइन किया तो उसके पास जो फंक्शन आया वो आया एफ बार इक्वल टू ए बी प्लस सी डी प्लस डी बी। एफ बार क्यों आया? क्योंकि ये एफ का कॉम्प्लीमेंट है। ओरिजिनल फंक्शन तो इन पे 1 था ना, तो एफ बार वो फंक्शन होगा जो बाकी पे 0 होगा, तो ये आपका बन गया एफ बार, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन 0 है। और एफ बार की आपको जो कार्नोव मैप से सिंप्लीफिकेशन मिली वो थी ए बी प्लस सी डी प्लस डी बी, लेकिन ये फिलहाल सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म है। अब इस पे हम डे मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे, और डे मॉर्गन्स थ्योरम जो है वो ये कहता है कि आप दोनों तरफ का बार हटा दें तो ये एफ बन जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट होगा वो सम बन जाता है, और सम जो होता है वो प्रोडक्ट बन जाता है, और जो आपके लिटरल्स होते हैं वो इन्वर्ट हो जाते हैं। तो ए बी जो है वो बन जाएगा ए बार प्लस बी बार, सी डी बन जाएगा सी बार प्लस डी बार, बी डी बार बन जाएगा बी बार प्लस डी, और ये जहां पे प्लस है वहां पे आप मल्टीप्लाई करें। तो ये डे मॉर्गन्स थ्योरम है। अब ये फंक्शन जो है यहाँ पे आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म के, ये दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है हर एक को? यस सर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो और आपको कहा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में इसको लिखें, सम ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में आप इस तरह लिखेंगे कि आप देखेंगे कि वो फंक्शन 0 कहाँ पे है, और जहां पे वो फंक्शन 0 है उन जीरोस को कंबाइन कर लेंगे, और जीरोस को कंबाइन करेंगे तो आपको एफ बार का फंक्शन मिलेगा। एफ बार के फंक्शन पे आप डे मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो आपको मैक्स टर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब हम अगले अपने मेन काम के ऊपर आते हैं कि हम लोगों ने ये जितनी भी सिंप्लीफिकेशंस की हैं ये की क्यों है, हम इन इक्वेशंस को क्यों सिंपल करते हैं, क्यों हम बड़ी इक्वेशन नहीं इस्तेमाल करते, इतना ज्यादा कार्नोव मैप वगैरह क्यों बनाते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे फंक्शंस जो होते हैं इनको हमने गेट्स पे इम्प्लीमेंट करना होता है, और गेट्स की एक कॉस्ट होती है, यानी उनकी एक कीमत होती है, और जितने ज्यादा गेट्स आपके इस्तेमाल होंगे उतनी ज्यादा आपकी सर्किट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट जो है वो हमने कम रखनी है। तो इस वजह से हम अपना जो हमारी फाइनल इक्वेशन होती है उसको हम जिस हद तक सिंप्लीफाई कर सकें उतना ही हमें फायदा होता है। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे उसने, अगर आप लेफ्ट साइड वाली सर्किट डायग्राम देखें तो लेफ्ट साइड पे उसने जो है सम ऑफ प्रोडक्ट्स लिया है और इसको इम्प्लीमेंट किया इन गेट से। और अगर आप राइट साइड वाली इक्वेशन देखेंगे
तो राइट साइड के ऊपर उसने प्रोडक्ट ऑफ सम लिया और उसको इम्प्लीमेंट। सम ऑफ प्रोडक्ट्स में चूंकि दरमियान में प्लस है तो आपकी आउटपुट एक और गेट से आती है। प्रोडक्ट ऑफ सम में चूंकि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, इस वजह से आपकी आउटपुट जो है वो एक एंड गेट से आती है और पीछे इसके एंड होता है और यहाँ पे और होता है। तो इसी एग्जांपल को आई वांट द क्लास टू इम्प्लीमेंट दिस। सर्किट पे यही बनेगा, लेकिन आप एक दफा इसको दोबारा इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। सो आई वांट द एंटायर क्लास टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन इन गेट्स। Using gates, implement the function. सर जी कर लिया सर, ये सर्किट में नॉट गेट नहीं लगाया हुआ सर, इधर क्वेश्चन में बी बार हाँ डी बार भी। हाँ बिल्कुल, वो कोई जरूरी नहीं होता। अगर आप ए बार लिख देते हैं तो दैट इसके ये नॉट गेट के साथ ही आ रहा है। चलो सही है सर। ठीक है जी, सब लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया इसको? यस सर। ओके, सो इट्स क्वाइट सिंपल। अब आप लोगों को अगर कोई भी बूलियन फंक्शन दिया गया हो तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप उनको बेसिक जो आपके एंड और नॉर गेट्स हैं उनसे आप उस फंक्शन को बड़ी आसानी के साथ इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो ये तो वही प्रोसीजर था, ये हमने उसी को किया था। तो आज का आखिरी टॉपिक है, आज हम इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर वील एंड द क्लास। अच्छा, सो सेक्शन 3.6 इज अबाउट डोंट केयर कंडीशंस। सो ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि डोंट केयर कंडीशंस क्या होती है। अच्छा, आपके सर्किट के अंदर तमाम जो पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, जरूरी नहीं कि वो सारे इनपुट कॉम्बिनेशंस लीगल हों या रिक्वायर्ड हों। कुछ ऐसे भी इनपुट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल इररिलेवेंट है और वो कभी अकर भी नहीं करते। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि कभी अकर नहीं करने होते या आपके लिए वो कंप्लीटली इररिलेवेंट होते हैं, उन इनपुट कॉम्बिनेशंस को हम लोग कहते हैं डोंट केयर कंडीशन। यानी कि वी डोंट केयर कि उस वक्त सर्किट का बिहेवियर क्या है, सर्किट पे 1 आएगा या 0 आएगा, हमें परवाह नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए एक डोंट केयर की कंडीशन है। ठीक है, तो ये जो डोंट केयर कंडीशंस हैं ये हमें ना सर्किट को फर्दर सिंप्लीफाई करने में हेल्प करती हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ डोंट केयर कंडीशन क्या है। मसलन आपके पास है बाइनरी कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD। अब अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि BCD 0 से लेके 9 तक जाता है कोड, ठीक है ना। तो कोई भी सर्किट जो इस कोड को इस्तेमाल करेगा उसकी इनपुट पे 0 से लेके 9 तक ही नंबर होना चाहिए। अगर उसकी इनपुट के ऊपर 10 है तो वो उस सर्किट के लिए डोंट केयर है, क्योंकि 10 BCD में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी तरह से 1 1 1 यानी 15 10 11 12 13 14 15 ये सारी बिट कॉम्बिनेशंस अगर आप उसके इनपुट के ऊपर देंगे तो वो आउटपुट पे जो भी देगा वो इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो हम उसकी आउटपुट की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उसको जो हमने इनपुट दिया वो इलीगल थी। ठीक है, तो BCD में ये वाली इनपुट्स आपकी इररिलेवेंट हो जाती हैं और इनको हम लोग कहते हैं कि ये हमारी डोंट केयर कंडीशंस हैं। ओके,
अच्छा, अब ये जो डोंट केयर कंडीशंस हैं, ये इनसे हम एक फायदा उठाते हैं, एक बड़ा यूजफुल इनका पर्पस है, वो ये है कि हम अपने फंक्शन को फर्दर मिनिमाइज कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं डोंट केयर कंडीशंस के लिहाज से। किस तरह, उसकी मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। वो कहते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, f is a function of w x y z, और ये मिन टर्म्स पे मान है 1 3 7 11 और 15, और फिर वो कहते हैं which has the don't care conditions 0 2 और 5, यानी कि ये वाली जो उसकी मिन टर्म्स हैं, ये इस पे वो डोंट केयर है, यानी कि ये कभी अगर नहीं करनी, या अगर अगर करनी भी है तो हमें नहीं परवाह कि उस वक्त फंक्शन की वैल्यू 1 है या फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो उस केस में हम ये करेंगे कि जो भी हमारा फंक्शन है, उसके वंस तो उसी तरह से हम डाल देंगे जिस तरह से इस फंक्शन के अंदर वंस डाले, और जो हमारी मिन टर्म्स थी डोंट केयर, मसलन यहाँ पे थी 0 2 और 5, ठीक है, तो हम मिन टर्म 0 2 और 5 यहाँ पे x डाल देंगे। x का मतलब है, x भी डाल सकते हैं, कुछ बुक्स के अंदर d भी डाला हुआ होता है, d भी डोंट केयर के लिए होता है और x भी डोंट केयर के लिए होता है। तो आप यहाँ पे जो आपकी डोंट केयर कंडीशंस है वहां पे आप x डाल देंगे। अच्छा, अब x डालने का मतलब ये है कि अब ये आपकी अपनी फ्री विल हो गई है कि आप x को एज्यूम कर लें 1 या x को एज्यूम कर लें 0, जहां आपकी जिंदगी आसान होती है आप x की वो वैल्यू एज्यूम कर लें। तो हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे हम इन 4 वंस को इसको कंबाइन कर देंगे इन 2 एक्सेस के साथ, यानी ये जो 2 वन है इनको हम कंबाइन कर देंगे इन एक्सेस के साथ, एंड वी विल अज्यूम कि ये जो x है इसकी वैल्यू 1 है। तो अगर ये 4 वन कंबाइन होते हैं तो ज़ाहिर है जो आपका एक्सप्रेशन आएगा सिंपल होगा बनिस्बत अगर मैं खाली इन 2 वंस को कंबाइन करता, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे एक x है तो मैं इन चारों वंस को कंबाइन कर सकता हूँ, यानी x को मैं सर ये एज्यूम कर एक्स सकता कहाँ हूँ, से है? ये डोंट केयर कंडीशन है। और सर x सिर्फ 0 to 5 पोजीशन में एडजस्ट करना है? जी, बस सिर्फ जहां पे डोंट केयर है वो उसने आपको दी हुई है कि डोंट केयर ये कंडीशंस है 0 2 और 5, इसके अलावा आप नहीं बाकियों को डोंट केयर कर सकते, बाकियों पे फंक्शन 0 है, ठीक है। सिर्फ जो डोंट केयर है उस पे फंक्शन की कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो यहाँ पे आपने x डाला, मैं अब इन 4 वंस को कंबाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो या इस 2 वंस को, एक 1 और एक x को भी कंबाइन कर सकता हूँ, इस 1 और इस x को भी, यानी x को मैं 1 अज्यूम कर सकता हूँ जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये डोंट केयर जो है मुझे हेल्प करता है इन फर्दर सिंप्लीफाइंग द सर्किट, अगर मुझे क्लियर हो कि ये मेरी डोंट केयर कंडीशन है, तो वो नॉर्मली आपको गिवन होंगी कि डोंट केयर की कौन सी कंडीशन है। ठीक है जी, क्लियर? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सर जो पहली वाली इमेज है उसके अंदर भी तो आप तीनों तीनों एक्स को कर सकते हैं ना, 4 का एक और सेट नहीं बन जाएगा हमारे पास? तीनों एक्स, 3 को तो खैर कर ही नहीं सकते। नहीं सर, वो देखिए ना, एक तो आपने 5 वाला छोड़ दिया ना, एक्स M5 वाला, उसको भी तो इंक्लूड कर सकते हैं ना इन वंस के साथ, मतलब कि तीनों इंक्लूड हो जाएंगे एक्स, तो एक हमारा उस तरह सेट बन जाएगा, हमारा उस तरह भी तो बन सकता है। ये वाला है ना, इसकी बात कर रहे हैं? यस। हाँ, इसको बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपने अपने वंस को कवर करना होता है, ठीक है। जब आपके वंस यहां से और यहां से कवर हो गए सारे, तो फिर एक तीसरी टर्म बनाने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। सो लॉन्ग एज योर वंस आर कवर्ड, तो बस उसके बाद ये तो आप एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें ऐड कर देंगे फर्दर। समझ रहे हैं बात? ओके सर। हाँ, या आप ये करें, ये ठीक है, फिर आप इस तरह से कर लें कि ये वंस आपने यहाँ पे कवर कर लिए और ये जो 2 रह गए थे नीचे वाले इनको आपने यहाँ पे कवर कर लिया, ये ठीक है। लेकिन अब मैं अगर तीसरा एक और कवर ये बना देता हूँ तो ये तो मैंने फिर एक्स्ट्रा एक बना दिया ना, इसमें तो एक एक्स्ट्रा टर्म मैंने डाल दी जिसकी जरूरत ही कोई नहीं थी। ऑलवेज रिमेंबर, कार्ड ऑफ मैथ में आपने अपने वंस कवर करने हैं
और मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को कंबाइन करना है। लेकिन जब एक वन कवर हो गया तो उसको खाम में दोबारा कवर ना करें, वो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? जी सर, आपने कहा कि वन को बार बार कवर ना करें, तो पीछे हमने उसको ये 4 के ग्रुप में वर्टिकली भी रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टली भी बनाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। नो सर, वो जो आपने एग्जांपल दिखा रहे थे टेबल, ये वाला सर आगे डोंट केयर कंडीशन से नेक्स्ट स्लाइड जो थी। यस सर, ये वाली स्लाइड। कंडीशन इसकी बात कर रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो इसके अंदर क्या आप कह रहे हैं? सर ये सेकंड टेबल में देखें, पहली लाइन को भी आपने कवर किया, उसमें भी सेकंड और थर्ड वाला M1 और M3 इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही नीचे देखिए, वाले के साथ भी हो रहे हैं। अच्छा, इसको ना गौर से जरा सुने मेरा जवाब। बात ये है कि आपने सारे वंस को कवर करना है, ठीक है? अब अगर उन वंस को कवर करने में एक वन 2 दफा कवर हो जाता है तो ठीक है, मतलब आपने लेट्स से ये 4 वन कवर कर लिए, ठीक है? अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये 2 वन जो है ये आप कहीं ला ही नहीं सकते, ला सकते हैं सो लॉन्ग एज के इनके साथ जो वंस आ रहे हैं वो अनकवर्ड थे, तो आपने इसको दोबारा इस्तेमाल कर लिया, ठीक है? लेकिन अगर खाली आप इन 2 वंस की बात करते हैं जो ऑलरेडी कवर्ड हैं और फिर इनको आप दोबारा इस तरह कवर कर रहे हैं, तो ये गलत है। अनकवर्ड वंस के लिए कवर्ड वंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी उसने किया है ना, ये देखें, ये वन यहाँ पे कवर हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद उसने उसको यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है, ये तो आप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन खाम में इस वन को मैं इस एक्स के साथ कंबाइन कर दूं, ये गलत होगा जब ये वन कवर्ड है। ठीक है सर। यानी उस वन को दोबारा कवर करने की कोई लॉजिकल रीजन होनी चाहिए कि भाई नीचे वाले वन अनकवर्ड थे तो मैंने उनको ऊपर वाले के साथ कंबाइन कर दिया, यहाँ तक तो ठीक है। तो आप एक वन को 6 दफा भी कंबाइन कर सकते हैं, ये नहीं है कि 6 दफा नहीं कर सकते, लेकिन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि 6 दफा आपने क्यों किया है, क्योंकि कोई उसकी वजह से कोई अनकवर्ड वन था जिसको कवर करने के लिए आपने उसको यूज किया। तो ये नहीं कि सिर्फ एक वन एक दफा ही इस्तेमाल होगा, फिर तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो एक वन 6 दफा भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन विद जस्टिफिकेशन। ओके सर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, चलें, आज के लिए काफी है, फिर इंशाल्लाह हम लोग फ्राइडे को बाकी पढ़ेंगे। तो अनाउंसमेंट्स मैंने सारी कर दी है, असाइनमेंट का भी आपको बता दिया है, एग्जाम्स का भी बता दिया है, नथिंग एल्स। एग्जाम का दोबारा बताइएगा। एग्जाम यार 26 अप्रैल से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, 2 हफ्ते के बाद, और ऑन कैंपस है अभी तक। जो सुबह हमें मैसेज आया ना HOD से, वो ये है कि ऑन कैंपस एग्जाम है। सर डेट कौन सी है? 26 अप्रैल। ठीक है सर। और सर ये हमारा सिलेबस ये 3 के 3 चैप्टर ही होंगे या जितना पढ़ेंगे नहीं, अभी तो अगले वीक भी 7th वीक भी टीचिंग है, 8th वीक भी टीचिंग है, तो हो सकता है हम 7th वीक तक जो पढ़े वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड होगा, 7th वीक तक। सर अटेंडेंस हो गई है? अटेंडेंस होगी सर हमने डाउनलोड किया है या वैसे ही किया है? डाउनलोड किया कोई ठीक है 20-25 सर। मिनट के बाद क्लास के स्टार्ट। ठीक हो सर मैंने 11 बजे ज्वाइन की थी, तो यार देखो मेरी बात सुने, आप सब लोगों को मैं कई दफा बता चुका हूँ कि टाइम होता है 5 मिनट्स अटेंडेंस का क्लास स्टार्ट होने के अंदर, ये रूल है यूनिवर्सिटी का। यानी कि पहले 5 मिनट में टीचर ने अटेंडेंस लेनी होती है और पहले 5 मिनट में जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करता ही इज मार्क्ड एब्सेंट, दैट इज द रूल। अब मैं उसको रूल को चेंज करके आधे घंटे के बाद अटेंडेंस लेता हूँ कि चलो शुरू में 5 मिनट में नहीं ज्वाइन करता, अब आधे घंटे के बाद भी एक बंदा ज्वाइन नहीं करता, आखिरी 2 मिनट में ज्वाइन करता है, तो बस वो फिर एब्सेंट ही होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? ओके सर, अल्लाह हाफिज।
ओके जी, अल्लाह हाफिज। Yes, sir. अल्लाह हाफिज। सर इसका लिंक दे दें। ओ कोड दे दे, लिंक से ज्वाइन करना पड़ता है।